मौर्य साम्राज्य क्या है? मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना ये कब की थी? जो नंद वंश का शासक था महापद्मानंद, उस पर विजय प्राप्त करके की थी, मतलब उसको परास्त कर दिया था। और ये 321 ईसा पूर्व में हुई थी इसकी स्थापना। तो कौन से राजा को, कौन से शासक को परास्त किया था? तो महापद्मानंद को परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जब मगध का विकास हो रहा था तभी मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, मतलब नींव ढली। जो मगध साम्राज्य है यह पश्चिम उत्तर यानी कि पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के बीच में अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला था। ये पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो अफगानिस्तान है से बलूचिस्तान तक के मौर्य का साम्राज्य फैला हुआ था, मतलब मौर्य अपना शासन कर रहा था। इसका सबसे प्रभावशाली जो सम्राट हुआ वो कौन हुआ? वो अशोक हुआ, जिन्होंने कलिंग यानी कि जो आज के समय में उड़ीसा कहा जाता है जिसे, उस पर विजय प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य के समय क्या था कि ये 5 राजनीतिक इकाइयां थीं और जिसकी केंद्रीय राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके अतिरिक्त 4 प्रांतीय राजधानियां भी थी। वो कौन कौन सी थी? तक्षशिला, उज्जैन और तौसिल और स्वर्णगिरी। मौर्य का अभिलेख है जो वर्तमान में पाकिस्तान से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश और उत्तर में उत्तराखंड से प्राप्त हुए जो मौर्य के अभिलेख थे। मौर्य प्रशासन में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये तो बात हमने की मौर्य प्रशासन की, मौर्य साम्राज्य की। अब देख लेते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में मौर्य जाति के मुखिया के यहाँ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम कौटिल्य यानी चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो शासन व्यवस्था थी उससे हम निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। जैसे पहली हेडिंग है इसकी केंद्रीय प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन की जो केंद्रीय शासन प्रणाली थी जिसमें प्रशासन का बिंदु, केंद्र बिंदु राजा होता था। इसमें कार्यपालिका थी और व्यवस्थापिका थी और न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता था? केंद्र बिंदु का राजा होता था, जैसे कि इस टाइम पे मोदी जी हैं। अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेख यानी कि तीसरा, चौथा, छठा शिलालेख था जो में मंत्रिपरिषद यानी कि परिषद का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख थे उनमें ये जानकारी मिलती है कि जो केंद्रीय प्रशासन था उसमें 3 अंग थे उसके, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब दूसरी हेडिंग है प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय मतलब होता है प्रांत का प्रशासन। तो पहला होगा केंद्र, दूसरा है ये प्रांतीय। तो जो प्रांतीय प्रशासन था ये 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। जो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो स्वर्णगिरी, आवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी, कलिंग की तौसिल थी और प्राच्य की राजधानी यानी जो इस समय मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांतपति राज्य के परिवार के लोगों से नियुक्त किए जाते थे। जो प्रांत के प्रमुख थे वो राज्य के परिवारों से ही नियुक्त किए जाते थे। वे कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे। प्रांतीय शासन में भी इनकी मंत्रिपरिषद होती थी, जैसा कि इस समय वर्तमान में योगी जी की मंत्रिपरिषद होती है कि मंत्रियों का एक समूह होता है जिसका केंद्र से सीधा संपर्क होता था। ये हो गया प्रांतीय प्रशासन। अब है स्थानीय प्रशासन, हम देख लेते हैं। तो स्थानीय प्रशासन यानी स्थान का, गांव और जिले का एक प्रशासन कहलाता था स्थानीय प्रशासन। इसमें प्रशासन के बीच एक मध्यवर्ती स्तर था। कौन सा? स्थानीय प्रशासन, जिसे इस टाइम पे प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं और जिला स्तर के जो, ब्लॉक स्तर के जो भी नेता होते हैं वो स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत आते हैं।
गोप और स्थानीय से जुड़े अधिकारी थे। स्थानीय के युक्त जो रज्जुक हैं प्रादेशिक समाहर्ता बढ़ते हुए क्रम के भी अधिकारी थे। अशोक के शिलालेखों से या अभिलेखों से यह भी जानकारी मिलती है कि प्रतिवेदक नाम के अधिकारी इसमें रहते थे, जिसका काम हर समय लोगों को समाचार पहुंचाना था। जो समाचार है उस लोगों के यानी जनता के राजा तक पहुंचाना था। प्रतिवेदक नामक के अधिकारी रहते थे स्थानीय प्रशासन में। तो स्थानीय प्रशासन में क्या होते थे कि ये स्थानीय स्तर पर यानी कि जैसे गांव है, जिला है, इसके जो अधिकारी होते थे, इसमें जनता की सूचना सरकार तक पहुंचाते थे। अब स्थानीय प्रशासन में जो गांवों की संख्या होती थी, विभिन्न कोटियां थीं। जैसे स्थानीय में 800 गांव होते थे, द्रोणमुख में 400 ग्राम होते थे, खरवाटिक में 200 ग्राम, संग्राम में 10 गांव आदि होते थे। तो ग्राम जो होती थी, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, उसका प्रधान ग्रामिक होता था। अब नगर प्रशासन, नगर प्रशासन क्या होता है? नगर प्रशासन पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन में नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है कहाँ? मैग्नास्थनीज के पाटलिपुत्र में। नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमोई तथा जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई के नाम से जाना जाता था। तो जो नगर का अधिकारी एस्ट्रोनोमोई के नाम से जाना जाता था और जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई के नाम से जाना जाता था। इसमें पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन में 30 सदस्य हुआ करते थे। इसकी 6 समितियां होती थीं। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये वो समितियां हैं 5, आप देख सकते हैं। फिर होती थी इसमें सैन्य प्रशासन। तो कौटिल्य ने सेना को 3 भागों में बांटा था, जैसे पुश्तैनी सेना, किराए की सेना और नगर पालिका से संबंधित सेना। तो जो कौटिल्य ने सेना को 3 भागों में बांटा, वो कौन सी? पुश्तैनी, यानी जो हम पुरानी सेना थी वो पुश्तैनी है। किराए की सेना जो किराए से लाते थे। नगर पालिका की सेना जो नगर से संबंधित थी, वो नगर पालिका की सेना हुआ करती थी। जो सेना विभाग में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? तो वो सेनापति होता था, जो युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था कि सेना कुछ सेना वहां जाएगी, कुछ सेना वहां जाएगी। ये इसका अधिकारी नायक होता था सेना का। और शासन व्यवस्था में गुप्तचर व्यवस्था भी थी। गुप्तचरों का काम क्या होता है कि दूसरी सेना में घुस करके उनका भेद लाना। तो गुप्तचरों या गूढ़ पुरुषों तथा प्रमुख अधिकारियों को सर्प महामात्य कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। एक तो संस्था वाले गुप्तचर हुआ करते थे, एक संचरा वाले गुप्तचर हुआ करते थे, जो घुमक्कड़ टाइप के होते थे, जो घूम घूम करके दूसरे पार्टी का भेद लाया करते थे। ये गुप्तचर जो शत्रु के राज्य से मिल जाते थे और उन्हें उभय वेतन दिया जाता था। अब इसमें न्याय प्रशासन भी हुआ करता था। तो न्याय प्रशासन क्या है? न्याय प्रशासन में मौर्य काल में दीवानी न्यायालय, धर्मशास्त्रीय और फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन कहलाता था। धर्मशास्त्रीय न्यायालय को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था। कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को वो प्रतिष्ठा कहा जाता था। व्यवहारिक मात्र महामात्र को नगर न्यायाधीश तथा जनपद न्यायाधीश को राज्य कहा जाता था। तो न्याय प्रशासन कैसा होता था? इसमें दीवानी भी न्यायालय में होती थी। मतलब जैसा कि इस टाइम पे आप जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, वहाँ पर कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इस तरीके से न्यायालय भी होता था, जिसमें दीवानी फौजदारी आदि के जो मैटर हैं वो चला करते थे। तो इसमें जो व्यवहारिक महामात्र को जो महामात्र होता था, उसमें उसे जज कहा जाता था। और जनपद का जो न्यायाधीश होता था उसे रज्जु कहा जाता था। जिला स्तर का जो जज होता था उसे रज्जु कहा जाता था। और सबसे निचले स्तर पे, गांव स्तर पर एक न्यायालय होता था, जहां ग्रामीण ग्राम वृद्ध निर्णय किया करते थे कि 4-5 लोग हैं, जैसे पंचायत बुला ली, बैठ गए और उसका निर्णय कर लिया। तो न्याय प्रशासन गांव स्तर पे भी होता था और आपका सभी स्तरों पे होता था न्याय प्रशासन। अब जैसे राजस्व प्रशासन है, तो कौटिल्य ने राजस्व के 7 स्रोतों का वर्णन किया है। यहाँ राजस्व के प्रशासन के अद्वितीय केंद्रीकृत था। कृषि योग्य भूमि पर उपज के 1/4 या 1/6 हिस्सा भू राजस्व या लगान के रूप में वसूल किया जाता। तो जो राजस्व प्रशासन होता था, इसमें किसान लोग थे वो खेती करते थे, उसमें 1/4 या 1/6 भाग का जो है लगान वसूल किया जाता था। तो ये
पहले से ही व्यवस्था चली आई है। अब हम देखते हैं अशोक। अशोक कौन था? अशोक कौन था? तो अशोक द्वितीय मौर्य शासक बिंदुसार का पुत्र था। किसका था? द्वितीय मौर्य शासक बिंदुसार का पुत्र अशोक था। इन्होंने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। कितने? 268 से 332 ईसा पूर्व तक शासन किया। इन्होंने अशोक ने राष्ट्रीय एकता और साम्राज्य की अखंडता बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किए। उसका पहला प्रयास था कि राजनीतिक एकीकरण का प्रयास, क्योंकि राजनीतिक तरीके से हमारा संपूर्ण देश अगर एक हो जाए तो हमारा जो साम्राज्य है एक शासन के अधीन कार्य करने लगेगा, एक प्रकार के नियम लागू सब पे हो जाएंगे, अतः इस देश पर एक ही शासन चलेगा, एक ही राजा इसका होगा। तो अशोक ने संपूर्ण देश को एकीकृत करने का प्रयास किया था। तो हेडिंग से ये स्पष्ट है, राजनीतिक एकीकरण का प्रयास। तो अशोक ने संपूर्ण देश को एक होने, एकता और अखंडता के लिए बहुत प्रयास किए। दूसरा है धार्मिक सहिष्णुता। मतलब कि अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, परंतु उन्होंने अपना धर्म प्रजा पर थोपने की कभी कोशिश नहीं की थी और ना जबरदस्ती मनवाया था। जैसे जो धर्म मानना है तो माने, ना मानना है तो ना माने। तो धार्मिक सहिष्णुता थी अशोक के अंदर। इन्होंने सिर्फ मानवता को ही परम माना है, परम धर्म माना है कि मानव अपनी, जो राजा होता है अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाले, यही उसका परम धर्म था। मानवता उसकी परम धर्म थी, भले ही वो बौद्ध धर्म के थे, यानी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था अशोक ने। एक भाषा एवं लिपि का प्रयोग। तो जो अशोक थे उन्होंने एक भाषा और लिपि का प्रयोग, उनके अभिलेखों से ये मिलता है कि जो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था, और पूर्ण साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते रहे। वो आवश्यकता पड़ने पर अन्य भाषाओं का भी प्रयोग अपने अभिलेखों में करवाया। तो जो इनके अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करवाया, जिसकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। इनके अभिलेखों से ये मिलता है कि संपूर्ण साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांधने का ये प्रयास करते रहे, आवश्यकता पड़ने पर और भी भाषाओं का प्रयोग करते रहे। अब हम देखने जा रहे हैं अशोक के धम्मों की क्या विशेषताएं थी। तो अशोक की धम्मों की क्या विशेषताएं थी वो हम देख लेते हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए धम्म, उत्थान संबंधी बौद्ध धर्म के सिद्धांत का प्रचार अपने साम्राज्य में किया, क्योंकि यह सिद्धांत था बहुत सिंपल यानी साधारण था और यूनिवर्सल था, यानी जो सब लोग मान सकते हैं, मानवता की बात की गई थी। तो अशोक के धम्म से यह पता चलता है कि जो अशोक ने अपना साम्राज्य अखंड बनाने के लिए धर्म में कुछ धर्म संबंधी सिद्धांत, धर्म का मतलब है धर्म संबंधी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया, जिन्होंने धर्म के सिद्धांत और साधारण और सार्वभौमिक थे इनके। धम्म शब्द की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा के धर्म का प्रकृत रूपांतरण है धम्म। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुल वादसूतन से ली गई। स्वनियंत्रण अशोक की धर्म नीति का मुख्य सिद्धांत है। तो अशोक की धर्म नीति का सिद्धांत क्या है कि स्वयं को कंट्रोल करिए, स्वयं को नियंत्रित कीजिए, ये अशोक धर्म की नीति है। जो अशोक का भब्रू शिलालेख है उसमें अशोक धम्म का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें वह त्रिसंग बुद्ध धम्म और संघ पर विश्वास करते थे। कौन? अशोक। तो अशोक की जो भब्रू शिलालेख से हमें यह पता चला कि जो अशोक के धम्म थे में त्रिसंग बौद्ध धम्म और संघ पर विश्वास करते थे, और वे अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सारवृद्धि पर बल दिया कि धर्म ही सब कुछ है। सांची और सारनाथ के जो छोटे लेख थे उनमें फूट डालने के विरुद्ध जो आदेश थे
कि फूट मत डाली जाए हमारे राज्य में, क्योंकि ये एकता और अखंडता को प्रभावित करेंगे। पाटलिपुत्र के जो महामात्य को दिए गए थे ये आदेश कि फूट ना डालनी पाए कोई। बिहार यात्रा के रूप में प्रचलित था। अशोक ने 8वें शिलालेख में धर्म यात्रा के रूप में जो परिवर्तित कर दिए थे, और अपने 3रे शिलालेख में धर्म के प्रचार के लिए जो नियुक्त रज्जुक थे गांव स्तर पर, मतलब न्यायालय स्तर पर, प्रदेशकों एवं युक्तों को आज्ञा दी कि वह 5वें वर्ष राज्यों का भ्रमण करें और जनता को धर्म का उपदेश दें। अभिलेखों में इसे अनुसंधान कहा गया। धर्म की स्थापना एवं विकास के लिए धर्म की देखरेख के लिए धर्म महामात्री नियुक्त की जाए। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रचार प्रसार करवाने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका आदि देशों में अपने दूत भेज दिए कि जाओ इस धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो धर्म की बात हमने समझ ली कि धर्म में क्या कहा गया है, जो इनका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया है और उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। तो ये इनके धर्म में मिलते हैं। अब देख लेते हैं हम अशोक के शिलालेख। अशोक के जो अभिलेख थे, अशोक के अभिलेख की बात हम कर लेते हैं। अशोक के अभिलेख क्या थे? जो पत्थर, धातु, मिट्टी, बर्तन जैसी एक कठोर सतह पर खुदे कुछ शब्द हुआ करते थे। जैसे हम किसी पत्थर पर कुछ शब्द छेनी और हथौड़े की मदद से लिखवा लेते हैं, इसी तरीके से इनके अभिलेख थे। सम्राट अशोक के अभिलेखों में भारतीय इतिहास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। अभिलेखों की सहायता से प्राचीन काल के एक गौरवशाली साम्राज्य के इतिहास का हमें पता चल जाता है। साथ ही अशोक की जो विचारधारा का भी पता चलता है कि अशोक किस विचारधारा का था। अशोक के अभिलेखों की खोज के दशक में जो ब्रिटिश के पुरातत्वविद थे जेम्स प्रिसेप ने की थी। तो अशोक के अभिलेखों की जो खोज है वो जेम्स प्रिसेप ने की थी, तथा इन्होंने ही सर्वप्रथम अभिलेखों को पढ़ा था। अशोक के अभिलेख के विषय में जो रोचक जानकारी है वो हम अब देखने जा रहे हैं। अशोक के जो अभिलेख थे उसमें यानी कि अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है कि मनोहर मुखाकृति वाला, यानी कि अशोक बहुत सुंदर था और उसकी सुंदर मुख था उसका। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, लिखे गए, जबकि पश्चिमोत्तर भाग में प्राप्त अभिलेख अरामेक और यूनानी भाषा में लिखे हैं। अरामेक और यूनानी लिपियों के अभिलेख से अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। तो जो अशोक के अभिलेख हैं कुछ प्राकृतिक भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और कुछ अभिलेख अरामेक और यूनानी भाषा में लिखे गए। ये कहाँ से प्राप्त हुए? अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। अशोक ने देवनाम्पीय यानी कि देवताओं को प्रिय तथा प्रियदर्शी की उपाधियां धारण की हैं। अशोक के अभिलेखों में उनके विचारों एवं कलिंग युद्ध एवं हृदय परिवर्तन, प्रशासनिक सुधारों का वर्णन भी मिलता है। अब अशोक के स्तंभ हैं, तो अशोक के स्तंभ क्या है? तो अशोक के सारनाथ का जो सिंह शीर्ष स्तंभ है वो भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपना लिया है, जिसमें आपने देखा होगा पैसे में बना होता है, 4 शेर बने होते हैं और शेरों के नीचे और भी पशु होते हैं। तो यह भारतीय की वीरता, एकता, प्रगति तथा उच्च आदर्शों का प्रतीक है। सिंह शीर्ष स्तंभ कि भारत में बहुत वीर पुरुष हुआ करते थे, एकता अखंडता को जगाया करते थे, प्रगति हुई है। तो ये अशोक के सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ से ये हमें भारतीयों की वीरता, एकाग्रता, प्रगति के आदर्शों का प्रतीक माना गया है सिंह शीर्ष स्तंभ को। इसमें 4 शेर हैं और एक चक्र है बीच में,
इसी प्रकार से 7 स्तंभ जो सांची में बनवाया गया था, उसमें भी 4 शेर हैं। वैशाली स्तंभ में जो जो वैशाली स्तंभ बनवाया गया था उसमें 1 शेर है। यह बौद्ध मठ के पास स्थित है। तो इस प्रकार ये अशोक के स्तंभ हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ। उसके लिए उत्तरदायी अशोक ही था। कौन था? अशोक था। तो मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ उसके कारण कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें जब ये साम्राज्य अशोक के समय मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित था। तो अशोक का बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसकी जो व्यवस्थाएं भी थीं वो अच्छी उच्च कोटि की थीं। फिर भी इसके साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। मौर्य साम्राज्य जैसे जैसे विस्तार होता गया, साम्राज्य पतन के लिए एक कारण को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। मतलब कि अशोक ने जो अपना साम्राज्य विस्तारित किया था बहुत बड़े भूभाग में, बहुत बड़े देश की अखंडता और एकता के लिए जो था, लेकिन इसका साम्राज्य धीरे धीरे पतन हो गया। इसके पतन के कारण थे इनकी धार्मिक नीति। धार्मिक नीति में क्या था कि कुछ ही धर्मों को बल मिलता था। जैसे धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय को अत्यधिक प्रोत्साहन मिल रहा था। इनका प्रचार प्रसार ही बहुत ज़्यादा किया जाता था। इस कारण जो ब्राह्मण थे वो विरोध में आ गए। जब ब्राह्मण विरोध में आ गए तो साम्राज्य का पतन होने लगा, क्योंकि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा भूभाग में फैले हुए थे। और दूसरा अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति थी, अशोक ने अपना ली थी। तो अशोक की अहिंसक और शांतिप्रिय नीति को साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। क्योंकि अशोक ने पहले तो बहुत युद्ध किए, लेकिन उसके मन में ऐसा परिवर्तन आया कि उसने सब युद्ध छोड़ दिए और अहिंसक और शांतिप्रिय नीति अपना ली। यही नीति उनके साम्राज्य के पतन का कारण बन गई। क्योंकि जब भी कोई चढ़ाई करता था तो कहना भैया शांति अपना लो, हम लड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से विरोधी सेना थी उसको ज़्यादा बल मिल गया और साम्राज्य का पतन हो गया। आर्थिक कारण, तो आर्थिक कारण क्या था कि मौर्य साम्राज्य की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को पतन का मूल कारण माना जाता है। क्योंकि इतनी बड़ी विशाल सेना, इतने सारे खर्चे और आय बढ़ ही नहीं रही थी। पैसा कहीं से आ नहीं रहा था, आय बढ़ ही नहीं रही थी, तो ये भी एक पतन का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है कि अयोग्य अधिकारी। अगर सेना के अधिकारी कमजोर होंगे, जो कुछ समझेंगे ही नहीं, तो ये भी अशोक के साम्राज्य के पतन का कारण बने। अशोक के उत्तराधिकारियों में भी कोई ऐसा भी योग्य शिक्षित अधिकारी नहीं था जो विशाल साम्राज्य को संभाल पाए। इसके पतन की प्रक्रिया तीव्र हो गई और अशोक के उत्तरदायी जो कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीलंग, वृत्रद बहुत निर्बल सिद्ध हुए। जो इसके लड़के थे ये सभी कमजोर सिद्ध हुए, अय्याशी में लगे रहे, साम्राज्य को चाहे कोई ले जाए। नेक्स्ट है कि अत्यधिक केंद्रीय व्यवस्था थी। तो इतिहासकार रोमेल थापर का कहना है कि मौर्य शासन काल में अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था थी, जिसमें जो आधिकारिक तंत्र था वो अप्रशिक्षित थे, उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। इस कारण से वो व्यवस्था सीमावर्ती और प्रांतीय शासन में नियंत्रित नहीं रह पाए। इसलिए क्षेत्र प्रशासकों ने, शासकों ने अवसर का लाभ उठाकर विद्रोह भी किया, जिससे मौर्य साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। दरबारी षड्यंत्र। मौर्य दरबार और महल में षड्यंत्र चला करते थे, वो तो सभी जगह चलते षड्यंत्र। अशोक के अनेक पुत्र और रानियों ने पारस्परिक लड़ाई झगड़े होते रहते थे, एक दूसरे के विद्रोह और विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे थे। सम्राट अशोक की पत्नी तिस्रक्षिता सम्राट अशोक की पत्नी तिस्रक्षिता ने अपने योग्य प्रतिभावान युवराज कुणाल को अंधा करवा दिया था। इस प्रकार षड्यंत्रों के कारण अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धत की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। तो जो अशोक की पत्नी थी, उन्होंने जो
कुणाल सबसे अच्छा बच्चा था, लड़का था अशोक का, उसको तो उसकी आंखें फोड़वा दी थी और षड्यंत्रों के कारण बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। इस प्रकार से जब अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो वो भी पतन हो गया। अशोक की भूमिका क्या थी इसमें साम्राज्य पतन में? तो जो अशोक थे, मौर्य साम्राज्य का पतन के कारण अशोक को दोषी ठहराते थे, क्योंकि एक सीमा तक यह सच भी है, क्योंकि अशोक ने धम्म नीति, अहिंसा नीति, सैन्य नीति, विदेशी नीति को पूर्ण रूप से पतन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था। अशोक ने सैन्य व्यवस्था को भंग नहीं किया था और न ही प्रशासनिक तंत्र का विघटन किया था। साथ ही उसके समय तक समाज लगातार मजबूत बना रहा, विदेशी आक्रमण नहीं हुए उस समय तक, जब तक अशोक रहा जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा।